इंसानों के नाम अफजार रेहान, इंडिया कनाडा तलखी और खालिस्तानी इशू। चंद्रयान 3 और G20 की कामयाबियों के फौरी बाद लगता है मोदी जी को जस्टिन ट्रूडो की नजर लग गई है। भारत जो आलमी ताकत की हैसियत हासिल करते हुए तेजी से ऊपर उठ रहा है, हासनों से देखा नहीं गया। यूं 14वीं का चांद गहना सा गया है, लेकिन इसमें सारा कसूर हासनों या गैरों का नहीं, शायद कुछ दोष अपना भी है। कनाडा के 64 साल प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट से खिताब में खुले बंदों इजहार कर रहे थे कि मैंने दिल्ली में G20 समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपनी इस तशवीश का इजहार कर दिया था कि हमारी एजेंसियों के पास इस नौ की मुस्तदका इतलात हैं कि खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में इंडियन एजेंट्स मुलव्वस हैं। हमने भारत के कनाडा में हेड ऑफ इंटेलिजेंस रॉ चीफ पवन कुमार को कनाडा से निकलने का हुक्म दिया है। मामलात की तहकीकात जारी हैं। कनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ऐसे इक़दामात की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि ये एक तशवीशनाक सान्या है, लेकिन वो इंडिया को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम उसे संजीदगी से देख रहे हैं। इंडियन हुकूमत को भी उसे इसी संजीदगी से लेना चाहिए। हम उसे उकसाने या गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इंडियन वजारत खारजा का कहना है कि हम कनेडियन क़यादत के बयानात को मुस्तरद करते हैं। कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में इंडियन हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्जामात मज़हक का खेज हैं। जवाबन इंडिया ने भी कनेडियन सफारतकार की मुल्क बदरी के अहकामात जारी कर दिए, जिसकी कनेडियन हुकूमत ने मजम्मत करते हुए कहा कि बजाय तफ्तीश में तामन करने के ये उल्टा कदम उठाया गया है। जबकि भारतीयों का कहना है कि ये कैसी तफ्तीश है जिसमें फैसला पहले ही सुना दिया गया है। बात मत कनाडा तक नहीं रही है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे इत्तेहादी इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक, जिन्हें इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस से 5 आइज करार दिया जाता है, उन्होंने भी सिख कनेडियन के कत्ल में इंडियन हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्जाम पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और ये भी कहा है कि वो इन संजीदा इल्जामात पर कनेडियन हुकूमत के साथ राब्ते में है और मामले की तहकीकात के लिए कनेडियन मुतालबे की हिमायत करते हैं। जो भी कातिल हैं उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। कनेडियन हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके मुताबिक कनेडियन शहरी असम, मणिपुर, इंडियन कश्मीर और पाक भारत सरहद के करीब सफर से ग्रेज करें। ये अमर भी पेश नजर रहे कि सिख कम्युनिटी की भारी तादाद कनाडा में आबाद है, जिनमें खालिस्तानी जहनीत भी लाखों में है। सिख फॉर जस्टिस के चीफ और खालिस्तान तहरीक के बानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम की कामयाबी पर भारतीय हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। हम हरदीप सिंह नजर के कत्ल का बदला लेंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी अपने सफारतकारों, शहरियों, बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में इसी नौ की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसकी कनाडा ने मजम्मत की है। वाज़ेह रहे कि इस साल 18 जून की शाम खालिस्तानी सिख लीडर 45 साल हरदीप सिंह नजर को ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में गुरु नानक साहब गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 नकाब पोशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जब वो अपने बच्चों के साथ फादर्स डे मनाने इनकी फोन कॉल पर घर के लिए निकल रहा था। नजर 2017 में इंडिया से कनाडा आ गया था, जिसे चंद बरस कबल इंडियन हुकूमत ने खालिस्तानी तहरीक में सरगर्म मुहिम चलाने पर दहशतगर्द करार दिया था और इसके सर की कीमत मुकर की थी। इस पर मुख्तलिफ कई मुकदमात भी थे। इस कत्ल पर मगरबी ममालिक में मुकीम सिखों, बिलखसूस कनाडा में जहाँ बड़ी तादाद में खुशहाल सिख आबाद हैं, खासा एहतजाज हुआ था। भारतीय तिरंगे की बेहुरमती करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी खासी नफरत फैलाई गई थी। खालिस्तानी लीडरों ने इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की थी। कनाडा एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी इसके जुस्से या हुजम से खासी कम है, महज 3 करोड़ 87 लाख। इसलिए कनाडा दूसरे ममालिक से माइग्रेट होकर आने वालों को सबसे बढ़कर वेलकम करता है। भारत से सिख कम्युनिटी की यहाँ आमद बहुत पहले बिलखसूस 60 की दहाई में अच्छी खासी हो चुकी थी। जिस तरह हमारे यहाँ ये रीत है कि गाँव के लोग वेस्ट में कहीं जगह बना लेते हैं, तो फिर वो अपने दीगर लोगों को भी अपनी इस तरक्की और खुशहाली का बताकर उन्हें अपने साथ सेटल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मंगला डैम की तमीर के वक्त हमारे मीरपुर के लोग भारी तादाद में इंग्लैंड आबाद हुए, लेकिन इनके बरतानिया में इस नौ के मखसूस खित्ते या गढ़ नहीं बन पाए, जिस तरह सिख कम्युनिटी के कनाडा में बने हैं। ब्रिटिश कोलंबिया जो अमेरिका से बहुत करीब है, कि जिस गुरुद्वारे में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर की हलाकत हुई है, वहाँ कनेडियन सिखों की तकरीबन निस्फ के करीब आबादी है। सिख धर्म की ये कम्युनिटी ज्यादातर कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की पुरजोश हमायती है, जो हुकूमत में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करती है। यहाँ ये अमर भी वाज़ेह रहे कि
मौजूदा कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के वालिद बड़े ट्रूडो जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म थे तो इनके अगरचे इब्तिदान इंडिया से बड़े खुशगवार तल्लुकात थे। इंडिया को एटमी टेक्नोलॉजी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर भी इन्हीं के दौर में मुहैया किया गया था, लेकिन 1974 में जब इंडिया ने एटमी धमाका किया तो इस पर तलखी खासी बढ़ी थी और इंडिया ने चाइना का हवाला देते हुए अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स वाज़ेह किए थे। आज भी इंडिया की कनाडा से तिजारत कोई $8 अरब के लगभग है। कुछ 600 के करीब कनेडियन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इसके अलावा इतनी भारी तादाद में जो इंडियन कनाडा में आबाद हैं, अगरचे ज्यादातर ने कनेडियन नेशनलिटी ले रखी है, मगर वो अपनी फैमिलीज को इंडिया में जो सरमाया भेजते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए इजाफे का बायस है। अलाहाबादी हसूल तालीम के लिए भी लाखों की तादाद में इंडियन तलबा कनाडा जाते रहते हैं, जिन्हें कनेडियन स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। अगरचे हालिया तनाव में इंडिया ने इमिग्रेशन के हवाले से वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं और तजारती ताल्लुकात के हवाले से भी हर दो तरफ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। कनेडियन हुकूमत की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी G20 समिट दिल्ली यात्रा के दौरान हरदीप सिंह नज्जर की हलाकत के हवाले से बातचीत करने की खातिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अलग से मुलाकात या मुज़ाकरात की दरखास्त की थी और फिर त्यारा खराब होने के बाद इनका भारत में जो अजाफी 2 रोज़ा क़याम हुआ, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारा ध्यान सऊदी क्राउन प्रिंस पर दिया और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को नजरअंदाज किया, जो एक तरह से कनाडा के लिए भारतीय नाराजगी का इजहार था। इस सिलसिले में इंडियन सरकार का मौकफ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने सियासी मफादात के लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो कनाडा में बैठकर धर्म और खालिस्तानी नारे की बुनियाद पर इंडिया या इंडियन पंजाब में वायलेंस या आतंकवाद फैलाते हैं और कई मुकदमात में इंडिया को मतलूब है। पंजाब में मारूफ भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाले को पिछले बस 28 मई को जिस तरह हलाक किया गया, इसका इल्जाम खालिस्तानी सिख इंतहाब पसंद हिंदुओं पर धरते हैं और इंडियन हुकूमत उसे खालिस्तानियों का किया धरा करार देती है। हाल ही में एक और खालिस्तानी लीडर सुखदोल सिंह की कनेडियन शहर मनीपक में हलाकत हुई है, जिसका इशू इसलिए नहीं उठा कि इसकी हलाकत क्रिमिनल गैंग्स के हवाले से बयान की जा रही है। हालांकि इसके मुतल्लिक इंडियन मीडिया का कहना है कि वो खालिस्तानी रहनुमा रुशदीप सिंह का करीबी साथी था और पंजाब पुलिस की मिली भगत से कनाडा फरार हुआ था। वो पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब था। इंडिया और कनाडा की हालिया तलखी को समझने के लिए एक तैराना नजर खालिस्तानी तहरीक पर डाल लेनी चाहिए, जो तहरीक पाकिस्तान जितनी ही पुरानी है, बल्कि इससे भी पहले सिख गुरु मुगलों के खिलाफ अक्सर उलझते रहे हैं और अजीतें सहते रहे हैं। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल की तामीर की थी, क्योंकि इसकी बुनियाद या आगाज तो चौथे गुरु रामदास जी ने किया था। गुरु अर्जन देव जी को बाउमर 43 ईयर 30 मई 1606 को यहाँ लाहौर में मुगल बादशाह जहांगीर ने इनका सर कलम करवा दिया था। इसी तरह नवे गुरु तेग बहादुर महाराज, जिनकी जद्दोजहद जिंदगी भरपूर रही, इनकी उम्र 54 वर्ष थी जब 24 मई 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर इनका सर कलम कर दिया गया था। इन्हें बहुत अजीतें पहुंचाई गई, मजहब बदलने का भी कहा गया, मगर इनकी पामर्दी में लग्जश न आई। छठे गुरु हरगोबंद जी महाराज ने गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त तामीर करवाया, जिसकी नशिस्त मुगलिया दिल्ली तख्त से 2.5 फुट ऊंची रखी। 10वें गुरु गोबंद सिंह साहब ने तख्त श्री पटना, तख्त श्री दमदमा और तख्त श्री हजूर तामीर कराए। इन्हीं के दौर में खालिस्तानी या जिहादी अप्रोच ज्यादा उभरी। ये अमर भी वाज़ेह रहे कि सिख मत में राज करेगा खालसा हमेशा अहम गर्दाना जाता रहा, जिसका नफ्सियाती असर ये हुआ कि माबाद आने वाले सिखों में बावजूद नए आईनी जमहूरी अदवार या तकाजों से रोशनी लेने के राज यानी इक़्तिदार की कस कम न हो सकी। हिंदू की निस्बत सिखों में इक़्तिदार या बादशाही की हसरत मुसलमानों जितनी ही पाई जाती रही। ननकाना साहब में आज भी हम बादशाही के ये सिंबल मुलाजा कर सकते हैं, छठी बादशाही, 7वीं बादशाही, 10वीं बादशाही वगैरह। 1940 में जब जिन्ना ने करारदादे लाहौर मंजूर करवाई तो इसके फौरी बाद लाहौर ही में एक सिख रहनुमा डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने खालिस्तान के नाम से पम्फलेट तहरीर किया। ये तो मास्टर तारा सिंह में एक नौ की सूझबूझ आ गई थी, जो उन्होंने बदलते तकाजों में पंजाब असेंबली के सामने कृपान लहराते हुए कहा कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। दरअसल पिंडी में मास्टर तारा सिंह की मां को जिस बेदर्दी से घर को आग लगाते हुए मुस्लिम फसादियों ने जिंदा जला डाला था, शायद इसी का असर था कि जब जिन्ना ने उन्हें कोरे या खाली कागज पर दस्तखत करते हुए ये यकीन दहानी करवानी चाहिए कि जो शायद आप मुनासिब समझते हैं वो लिख लें, लेकिन उन्होंने एतमादो एतबार नहीं किया, शायद ये समझते हुए कि कल को ये तमाम सब्ज बाग शराब साबित होंगे, या ये कि मुस्लिम मुगलिया दौरे हुक्मरानी में उनके गुरु साहबान के साथ जो सलूक रवा रखा गया, सिख कम्युनिटी वो कभी नहीं भूल पाई। 47 की पार्टीशन में भी सिखों पर हिंदुओं ने कोई जुल्म नहीं किया। बर्बादी ढाने में पेश पेश
मुस्लिम ही थे या फिर सिख। इस हवाले से तहकीकी जायजा लिया जा सकता है कि मुजालिम ढाने में ज्यादा दलेर जंगजू या बड़े जादी इन दोनों यानी मुसलमानों और सिखों में से कौन थे। अलबत्ता ऑपरेशन ब्लू स्टार को हिंदू के हवाले से जरूर पेश किया जा सकता है, लेकिन ये पहलू भी पेश नजर रहना चाहिए कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को बुनियादी तौर पर पाला पोसा तो अकाली दल के बिलमुकाबल खुद कांग्रेसी क़यादत यानी ज्ञानी ज़ैल सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही था। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान ने तालिबान को पाला और वो पाड़ उसी को गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हलाकतें 493 हुई थी या इससे ज्यादा, जैसे कि खालिस्तानियों का दावा है कि 3000। इसमें किसकी क्या कोताही थी इसका जायजा लिया जा सकता है। और क्या खून खराबे के बगैर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला से मुक्ति हासिल नहीं की जा सकती थी। जो भी हुआ, मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार न की गई, जिसके कारण ऑपरेशन करने वालों का भी अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ। और फिर अपने बॉडीगार्ड के हाथों जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मारा गया और रद्द अमल में 4000 या 8000 सिखों की जानें गईं, ये सब अफसोसनाक वाकयात हैं और शायद मौजूदा मुनाफरतों में इन गलतियों या कोताहियों का भी रोल है। कई सानियात मुनाफरतों में ढलकर नस्लों तक जाते हैं। भिंडरावाला एक तरफ तो ये कह रहा था कि अगर दरबार साहब पर हमला हुआ तो ये खालिस्तान की बुनियाद रख देगा, दूसरी तरफ इसने मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हुए गोल्डन टेम्पल का सहारा लेकर रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी थी, जिसका लाजमी बतीही नतीजा ऑपरेशन की सूरत में ही निकलना था। भिंडरावाला जिस तरह चुन चुन कर बेगुनाह लोगों को मरवा रहा था, क्या कोई खालिस्तानी उसे आज भी जस्टिफाई कर सकता है? इससे पहले अकाली दल के समरनजीत सिंह मान और खालसा दल का रोल भी मुलाजा किया जा सकता है। चरण सिंह पंजी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने भी 70 और 80 की दहाइयों में ऊधम मचा रखी थी। इस तरह एक होते थे सरदार गंगा सिंह ढिल्लू, इनसे तो एक मरतबा दरवेश की मुलाकात भी हुई थी, जो अक्सर पाकिस्तान के दौरे पर आते रहते थे और अपने आप को जगजीत सिंह चौहान की तरह खालिस्तान का ख्याली लीडर ख्याल करते थे। इन्हीं मुनाफत भरे नारों में 1981 से लेकर 1993 तक कोई 21,470 इंसान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और यह भी खालिस्तानी तहरीक का ही नतीजा था कि 23 जून 1985 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट को टाइम बम के जरिए आयरलैंड की फिजा में उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 बेगुनाह मुसाफिर अपनी जिंदगियां गंवा बैठे थे। एम सिंह या एल सिंह के हवाले से तमाम कवायफ सामने आ चुके थे। सच तो ये है कि सिख भाइयों के अंदर खालिस्तानी जूझ जगाने में हम पाकिस्तानियों का भी अच्छा खासा रोल है। बतौर सहाफ़ी भी और सरकारी भी दरवेश ने अपने पूरे कैरियर में इस हरकत को अच्छी तरह मुलाजा किया है। ये 2011 की बात है। कुछ मुद्दत के लिए दरवेश की ड्यूटी या तैनाती ननकाना साहब में हुई। इस दौरान ईद भी थी और बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म की मुनासबत से जो सालाना मेला लगता है वो भी आ गया। सरकारी तौर पर कुछ खसूसी जिम्मेदारियां भी दरवेश को सौंपी गई, यात्रियों का इस्तकबाल करना, इनकी सहूलतकारी में मुआमलत वगैरह। इंडिया से तशरीफ लाए हुए सिख तो फिर भी जरा नरम रवैया अख्तियार करते, लेकिन बैरूनी ममालिक बिलखसूस कनाडा से आए हुए सिख गोया खसूसी हैसियत के हामलीन होते। इनसे तबादला ख्याल के मौके भी मिले और बाद अज़ां एक मरतबा आसिफ हाशमी के साथ और एक मरतबा मुकामी सिख ग्रंथियों के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान में 2 दफा तकरीर करने के मौके भी मैसर आए और जी भरकर बातें भी हुई। सिख दोस्तों की तरफ से तलवार और सरोपे के तोहफे भी मिले। सबसे अहम बात यह है कि कनाडा वाले सिख ये समझते थे कि शायद हम सारे पाकिस्तानी खालिस्तानी तहरीक के हमायती हैं, जबकि दरवेश को इससे हमेशा चुभन और तकलीफ रही। इस सिलसिले में इन खालिस्तानी ज़हन के सिखों से बहस मुबासे भी हुए। कनेडियन सिख खासे अमीर थे जिन्होंने बाबा नानक के सेवक की हैसियत से अपने पास आने की दावतें भी दी, अपने कार्ड भी मुहैया किए। इस तरह सिंध से आए हुए बहुत से नौजवान बड़े अच्छे लगे, जिनमें से कुछ के साथ अब तक दोस्ती चल रही है। हैरत हुई कि ये दाढ़ी मूंछ के बगैर सिख हैं या हिंदू या दोनों का मलगूबा। इस पर बड़ी दिलचस्प स्टोरियां सामने आई जो किसी वक्त तहरीर की जाएंगी। फिलहाल असल मौजू पर आते हैं कि अंग्रेज सरकार तो गैर मुल्की काबज हुकूमत थी जिसका मोटो ही डिवाइड एंड रोल था। शायद इसीलिए 1925 में सिख गुरुद्वारा एक्ट जारी किया गया था, जिसमें सिखों को हिंदुओं से अलग या जुदागाना मजहब बनाने की कोशिश की गई। लेकिन पार्टीशन के बाद जब अंग्रेज चले गए तो ये जिम्मेदारी शायद हम लोगों ने संभाल ली। सिखों के मुकामात मुकद्दसा चूंकि इधर भी काफी हैं। एक सरदार जी आया करते थे जो कहा करते थे कि हमारा मक्का और मदीना तो आपके पाकिस्तान में है, इसलिए हम आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों में जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों ने सिखों को अलग तौर पर उठाने और खालिस्तानी इशू भड़काने में अच्छा खासा भरपूर रोल अदा किया था। दरवेश को याद पड़ता है कि 90 की दहाई की इब्तदाई बरसों में जब वो नया सहाफती मैदान में आया तो हमारे दफ्तर में खालिस्तानी सिख आया करते थे। मौलाना अब्दुल कादिर आजाद जो बादशाही मस्जिद के खतीब थे, इनके साथ भी कुछ लोगों को मिलने और देखने सुनने का मौका मिला। एक दफा ऐसे अहबाब के साथ जिनमें सरदार गंगा सिंह ढिल्लू भी थे, कोई इस नौ का मुआदा भी हुआ था कि मजहबी तौर पर खुदाई वहादत के हवाले से मुसलमानों और सिखों को करीब लाया जाए। तब इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि पसे पुष्ट इसके मकासद क्या हैं, अलबत्ता बाद में खूब समझ आई।
तलाश करूंगा तो इस मादे की कापी भी मिल जाएगी जो हमारे मैगजीन में शाया भी हुआ था। इस तरह जब करतारपुर दरबार साहब की तामीर नौ हुई, इसकी इफ्ताही तकरीब में शरीक हुआ, वहाँ इमरान खान के अलावा इंडिया से साबिक क्रिकेटर और मौजूदा सियासी लीडर सिद्धू जी भी आए हुए थे। धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल और साबिक वज़ीर आज़म इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तशरीफ लाए थे। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए सिखों से बातचीत के मौके भी मैसर आए। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये सारा बंदोबस्त खालिस्तानी ज़हनियत को परवान चढ़ाने के लिए किया गया है। इस सिलसिले में हमारी एजेंसियों का रोल अफसोसनाक रहा है, जिसे आज भी करतारपुर दरबार में मुलाहजा किया जा सकता है। मजाल है जो आम लोगों को बाहम बातचीत करने दी जाए। जब भी कोई लोग इंडिया से आए और पाकिस्तानी लोग इकट्ठे होते हैं तो बीच में कोई ना कोई ऐसा फर्द आ जाएगा और वो ऐसे लगेगा कि जैसे ये कोई जुर्म हो रहा है। ज़ियाउल हक के दौर में चौधरी ज़हूरुल्लाह भी खालिस्तानी ज़हन को बढ़ावा देने में पेश थे। मोहतरमा बेनज़ीर से दरवेश को हमेशा अपनायत इस वजह से रही कि उन्होंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद राजीव गांधी के लिए एक नौ की हमदर्दी पाई जाती थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की अफसोसनाक हलाकत को तब ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि बेनज़ीर ने खालिस्तानी तहरीक के खिलाफ अपने वालिद की मनफी जहनियत के कतई बरअक्स रवैया अपनाते हुए राजीव गांधी से पूरा तामन किया था। आतंकवादियों की फहरिस्तें उन्हें फराहम करते हुए उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में यह भी कहा था कि जब इंडिया के टुकड़े होने वाले थे हमने राजीव गांधी की मदद की थी। और ये राजीव गांधी ही थे जो खुले बंदों कहा करते थे कि सिख पंथ की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक मरतबा उन्हें इक़्तिदार नसीब हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह की क़यादत और रहनुमाई में, मगर इसकी राजधानी अमृतसर नहीं लाहौर में थी। ये कहते हुए वो खालिस्तानी सोच रखने वालों को जहाँ इंडिया की बजाय पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो कर रहे होते, वहीं पाकिस्तान को भी ये वार्निंग दे रहे होते कि आप लोग इस खेल से बाज आ जाएं, कल को अगर ये आग मजीद भड़की आप लोग खुद भी इसमें जलेंगे। और हकीकत है खालिस्तानी चिंगारी कल को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरवेश ने ननकाना साहब में अक्सर खालिस्तानी ज़हनियत वालों के सामने ये सवाल रखा कि आप लोग जिस खालिस्तानी रियासत का ख्वाब देखते हैं, आप लोगों के सामने इसका नक्शा क्या है? अगर महाराजा रणजीत सिंह की सल्तनत आपके सामने एक मॉडल की तरह है तो फिर इसमें हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के इलाके आते हैं। इस पर वो शायद अपने अंदर की बात जुबान पर लाने से ग्रेज करते हैं और कहते हैं कि हमारी आबादी चूंकि भारतीय पंजाब में है इसलिए खालिस्तान वहीं कायम होगा जहां सिख आबाद हैं, हम पाकिस्तान पर ऐसी नजर नहीं डालेंगे। लेकिन मेरा जवाब होता है कि कल को खालिस्तान की सारी तसल बिल आखिर पाकिस्तान से होनी है, क्योंकि सिख लाहौर में अपनी राजधानी को कैसे भूल सकते हैं। इनसे बहस में कई मरतबा ये बात भी हुई कि आप लोग ये भी सोचें कि हम लोगों ने मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हुए अगर इंडिया को तोड़कर पाकिस्तान हासिल किया है तो हमें इसका फायदा क्या पहुंचा है? सिवाय इसके कि यहाँ जमहूरियत की बजाय ताकतवरों की हुक्मरानी है, दूसरे यहाँ मजहबी जमहूरियत को शदीद बढ़ावा मिला है, दूसरे मज़हब वालों या मजहबी अक़लीतों का जीना हम लोगों ने हराम को बना रखा है। आज पाकिस्तान के गरीब आवाम को जितने मसाइल दरपेश हैं, क्या वैसे ही मसाइल आप लोगों को पेश नहीं आएंगे? इंडिया में आप लोगों को अच्छी खासी इज्जत और अहमियत हासिल है। ज्ञानी ज़ैल सिंह वहाँ पूरे हिंदुस्तान के सदर बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह इतनी मुद्दत वज़ीर आज़म इंडिया रहे, जबकि सिखों की आबादी कुल आबादी का महज 2% है। कई आर्मी चीफ भी सिख रहे। पंजाब में भी पूरी हुक्मरानी आप लोगों के पास है। खालिस्तान के जरिए जो कुछ आप सोचते हैं वो महज खाम ख्याली है। आपको इससे कहीं बेहतर हैसियत आज मिली हुई है जिसका आप सोचते हैं। मैं तो कहता हूं कि काश हम लोग भी अलग न होते तो आज बेहतर हाल में होते। इस पर उनके जो दलाइल होते हैं वो आइंदा किसी मौके पर तफसीलन बयान किए जाएंगे। इस वक्त तो असल जायजा इस अमर का लेना मतलूब है कि इंडिया में मौजूदा मोदी हुकूमत जिस तरह इस मसले को डील कर रही है, इसमें वो क्या ब्लंडर मार रही है और इससे इंडिया को क्या नुकसान पहुंचेगा। दरवेश की नजर में बीजेपी बिलखसूस मोदी जी को इंडिया में मजहबी तफरीक या जज्बात को ज्यादा भड़काने से ग्रेज करना चाहिए। हिंदू धर्म में जो वुसअत है उसे काम में लाते हुए वो दीगर मज़हब के लोगों को अपने साथ जोड़े ना के तोड़े। उन्होंने किसानों पर टैक्सेस का बोझ डालते हुए जो नई कानून साजी की थी, इस पर दिल्ली तक पूरे पंजाब में भरपूर एहतजाज हुआ था। बहुत अच्छा हुआ जो खुदा ने उन्हें हिदायत दी और अपना वो फैसला वापस लेते हुए उन्होंने किसानों की दिलजोई की। उन्हें आइंदा भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। इन्हीं दिनों किसान तहरीक के नाम पर जो तफरीक भड़की, इसमें अमृतपाल सिंह जैसे जुनूनी लोग अपनी सियासी दुकान चमकाएं और खुद संत जरनैल सिंह भिंडरावाला समझने लगे। क्या ये इन्हीं दिनों की बात नहीं है जब दीप सिद्धू ने भिंडरावाला के गांव में पहुंचकर वारस पंजाब दे तहरीक की बुनियाद रखी और फरवरी 2020 में जब दीप सिद्धू कार एक्सीडेंट में मारा गया तो अमृतपाल सिंह को इसकी जगह चुनते हुए भड़काऊ भाषण शुरू कर दिए गए।
एक शख्स नौकरी के लिए दुबई गया, काम नहीं चला तो सोचा लीडरी चमकाते हुए नौकरी का मुतबादल तलाश कर लूं। यही शख्स है जिसने 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करते हुए गुरु ग्रंथ साहब के शेल्टर में अपने मुजरम दोस्तों को छिड़वाया था और बबांगे दोहर ये कहता था कि मैं खुद को इंडियन नहीं समझता, महज मजबूरी में पासपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। शायद खुद को खालिस्तान का नाम नहायत प्रधानमंत्री समझता हो। अब जेल में है तो कराला से भी जरा दूर होना चाहिए। आज अगर हरदीप सिंह नजर के कत्ल या खालिस्तानी तहरीक की आड़ में कोई जुनूनी इस नौ की धमकियां देता है कि कनाडा से तमाम हिंदू वापस भारत चले जाएं, तो इसकी हर सतह पर न सिर्फ ये कि मजम्मत होनी चाहिए बल्कि कनेडियन हुकूमत को भी सख्त एक्शन लेना बनता है। वहाँ तिरंगे की जिस तरह तौहीन की जाती है या खुले बंदों इंडिया के खिलाफ मुनाफरत फैलाते हुए न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि कांग्रेसी हुकूमतों बशमूल श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ हेट स्पीचेज की जाती हैं। ये इशूज भी इंडियन हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर उठाए जाने के काबिल हैं। लेकिन इस सारे माहौल में भारतीय मीडिया कनाडा के खिलाफ जिस नौ की जुबान इस्तेमाल कर रहा है उसकी भी तहसीन नहीं की जा सकती। आप लोगों को ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि जिस तरह आपकी सॉवरेनिटी मुकद्दस है, इस तरह दूसरे मुमालिकों अक़वाम की सॉवरेनिटी का भी एहतराम होना चाहिए। मगरबी अक़वाम या अवाम के नजदीक अगर कोई पार्टी या ग्रोह सियासी अलहदगी के नारे लगाता है तो ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिस पर इस नौ की गिरफ्त की जा सके। अगर खालिस्तानी जहदियत आए रोज आज़ाद खालिस्तान के लिए नाम नहाद रेफरेंडम करवाने के ड्रामे करती है तो बिलाशुबा भारत या इंडिया से मोहब्बत रखने वाले हर शख्स को इससे तकलीफ होती है और ये तकलीफ काबिल फहम है। लेकिन मगरब में जहाँ स्कॉटलैंड की इंग्लैंड से अलहदगी के लिए बाज़ाब्ता रेफरेंडम का इनेकाद किया जाता है, ऐसे लोगों को नाम नहाद खालिस्तानी रेफरेंडम के खिलाफ भड़काया या उठाया नहीं जा सकता। वहाँ बताने वाली असल चीज ये है कि ये लोग अलहदगी के नाम पर आतंकवाद या टेररिज्म फैलाते हैं, मासूम लोगों पर हमला आवर होते हुए उन्हें मारते हैं या इनकी जिंदगियां अजीरन बनाते हैं। ऐसे तमाम हकायक को सबूतों के साथ मगरब के सामने पेश करना लाजम है या इसकी जरूरत है। इसके बरक्स अगर आप लोग सारा जोर महज कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को बुरा साबित करने पर लगा देंगे तो इससे मगरबी दुनिया में भारत की नेक नामी नहीं होगी। माना कि ट्रूडो के अपने सियासी मुफादात का भी इशू है, उन्होंने अपनी सियासी जरूरत के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का तावन हासिल कर रखा है जिसकी ताकत खालिस्तानी सिख है। इस वजह से वो इनकी ज्यादतियों पर भी इनके खिलाफ उस वैसा हाथ नहीं डाल रहे। या आप लोगों के बकौल वो चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। ऐसी हकायक से हटकर बातें करने से आपकी हकीकी बातों में भी वजन नहीं रह जाएगा। आप लोग जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद जरूर करें, उनकी पॉलिसियों को भी गलत साबित करें, मगर लाजिक और तहजीब के साथ। कड़वी से कड़वी बात भी शायदगी के साथ कही जा सकती है। अब हालत यह है कि रद्द अमल में मगरबी मीडिया भी आपके खिलाफ दिन ब दिन जारहाना हो रहा है। कत्ल सुखदेव सिंह का भी हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इसके हवाले से इंडिया की तरफ कोई उंगली नहीं उठाई गई? हरदीप सिंह नजर के हवाले से दर हकीकत आप लोग खुद भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा या हमारे सफारतकारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है इसके पीछे क्रिमिनल माफिया का कोई गैंग हो। दूसरी तरफ आपने उसके सर की कीमत भी लिखा रखी थी और साथ ये दावा भी करते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को मारा था, अगर वो ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। अमरीकियों ने तो ईरानी इंटेलिजेंस चीफ को अल-कुद्स ब्रिगेड के साथ इसराइल पर हमले कर रहा था, इराक में टारगेट करते हुए मार डाला था। या हमास के लीडर अहमद यासीन को या मिस्री दहशतगर्द डॉक्टर अहमद जुहारी को जिस तरह टारगेट किया गया था। आप जरूर ऐसी मिसालें दे सकते हैं, लेकिन हनूज आप इन हवालों से खुद वाज़ेह नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने क्या मौकफ अपनाना है। और सिर्फ अपनाना ही नहीं है, ठोस दलाइल और सबूतों के साथ उसे साबित भी करना है। माना कि आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि चीन का घिराव करने के लिए अमेरिका के पास आपके अलावा इस लेवल का कोई ऑप्शन नहीं। और ये भी याद रखिए कि चाइना अमेरिका से कहीं ज्यादा बढ़कर आप लोगों का या आपकी सॉवरेनिटी का इशू है। इसलिए अमेरिकी जिस तरह सऊदी किंगडम में जमाल खशोगी का कत्ल पी गए हैं, इस तरह आप लोगों के कई गलत इक़दामात पर भी तल्लुकात खराबी की खतरनाक सतह तक नहीं जाएंगे। मगर कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता वेस्टर्न मुल्क के साथ एक लायानी इशू पर तलखी इस हद तक ले जाना हरगिज इंडियन मफाद में नहीं है। बेसरोपा प्रोपेगेंडा करते हुए आप लोगों को कनाडा, अमेरिका या दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग फाइव आइज कंट्रीज के खिलाफ मुनाफत का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक हमेशा से आपके मित्र हैं। आप अपने दोस्तों को बेवजह आजमाइश में क्यों डाल रहे हैं? इन्हीं दिनों जब ये सारा रौला पड़ा तो एक सहाफी ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया कि आप तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना बॉस कह रहे थे, आज इनके हवाले से जो कुछ दुनिया के सामने आ रहा है, क्या आपको ये पछतावा नहीं हो रहा कि मैंने मोदी के मुतल्लिक इतने ऊंचे शब्द क्यों बोले थे? इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्वाय इसके कोई जवाब न दे सके कि ये सब कहना अभी कब वक्त है, समा बीतने दें, बहुत सी बातें वाज़ेह होती चली जाएंगी। यानी इस सब के बावजूद उन्होंने कोई नेगेटिव तासर देने से ग्रेज किया।
आलमी सफारतकारी या तल्लुकात में एक रिगार्ड, एक वकार होता है, एक डिग्निटी होती है। ये दरवेश जब अपने इंडियन पत्रकारों या जर्नलिस्ट की बातें सुनता पड़ता है तो इस शिद्दत पसंदी पर बारह हैरत होती है जिसकी तोक्को कम से कम किसी हिद्दों से नहीं करता। दुनिया में इस वक्त इंडिया का जो एक अखलाकी इंसानी हवाले से रिगार्ड है, आप लोगों को इसका पासो लिहाज मलूज़े खातर रहना चाहिए। आपके पास महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस का आलमी पहचान रखने वाला जो मुबारक चेहरा है, वो भारत की इज्जत, मान और शान है। गांधी की वजह से भारत की अजमत है या अहिंसा की मसीह जैसी पहचान इसके खाते में डाली जाती है। आप लोगों को इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हिंदू की अदम तशद्दुद वाली रवायती अप्रोच आप लोगों का एहसासा है, उसे ज़ाया मत करें। इस वक्त खालिस्तानी मसला भारत के लिए किसी नौ की कोई थ्रेट की सूरत नहीं है। ये कश्मीर से बड़ा इशू तो नहीं है। जब कश्मीर इशू पर आप लोग बड़ी हद तक काबू पा चुके हैं तो फिर खालिस्तानी इशू पर क्यों आपे से बाहर हो रहे हैं? इंडियन पंजाब में आखिर कौन सी ऐसी आग लगी हुई है जिस पर आप ऐसे इंतहाई इक़दामात पर चले जाएं? हौसला रखें, हिकमत और तदब्बर से इस उलझी गुत्थी को सुलझाएं। आलमी सूरत हाल इस तेजी से बदली है कि अब छोटी छोटी कम्युनिटियों का अलग होकर आगे बढ़ना दिन ब दिन मुश्किल तर होते चले जा रहा है। आप लोग अपनी नई नस्लों पर ध्यान दें, इनके दुखों का मुदावा करें जो बड़ी हद तक कर भी रहे हैं। मजहबी हवालों से भी सिखों को अपने साथ जोड़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है। दरवेश की तरह आप भी इन लोगों को ये समझाएं कि बाबा गुरु नानक देव जी महाराज तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचारक थे। इनका पैगाम इंसानों को बांटने या तोड़ने का नहीं, जोड़ने और करीब तर लाने का है। जो हस्ती हिंदू मुस्लिम के दरमियान ब्रिज बनी, क्या वो अपने पैरोकारान को ये तालीम दे सकती है कि कृष्णा महाराज और श्री रामचंद्र जी के मानने वालों से नफरत करो? उनकी गुरु ग्रंथ साहब को मुलाजा फरमा लिया जाए जिसमें एकता का पैगाम है, जिसमें मुस्लिम सूफियों की मोहब्बत भरी तालीमात के साथ 15 अदद हिंदू भजन भी शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहब के बहुत से मखसूस हिस्से खुद नफरत और अलहदगी के खिलाफ जाते हैं जिन्हें आम सिखों पर वाज़ेह किया जाना चाहिए। दरवेश ने तो गुरुद्वारा जन्म स्थान में तकरीर करते हुए कहा था कि जो वहदत और एकता की बजाय तोड़ने या अलग करने या मुनाफरत की बातें करता है वो दर हकीकत बाबा गुरु नानक देव जी की तौहीन करता है, इनकी तालीमात के उल्ट चलता है। वहाँ इंडियन प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन भी आए हुए थे और हमारे सरदार श्याम सिंह जैसे जाली लोग भी थे। दोनों में मुबासा हुआ। इनका नाम तो याद नहीं, लेकिन इंडिया से हुए उस ग्रंथी से मजीद बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। बोले आप लाहौर में रहते हैं, वहाँ चूना मंडी में हमारे गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है, फलां तारीख और फलां टाइम को वहाँ आ जाइए। वहाँ गया, कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन अंदाजा हुआ कि वो भी हमारे मौलवियों जैसे ही है। बहरहाल मौजूदा हालात में भारत सरकार का कर्तव्य ये होना चाहिए वो अपनी नई नस्लों की इस तरह ब्रेन वॉशिंग करे कि वो आज खुद इंडियन एकता और अखंडता के प्रचारक बनकर उठे। वो अपना खूबसूरत फ्यूचर इंडिया के साथ जुड़ने में देखे, ना के कटने में। दरवेश तो अमेरिकन स्टाइल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का ख्वाब देखता है। ये सपना तो आज खुद खालिस्तानी सोच की मौत है। आप लोग नए जाले के साथ आगे बढ़ें, मजहबी तंगनाओं से ऊपर उठें, अमेरिकन तर्ज पर तमाम मज़ाहब का यकसा एहतराम करते हुए अपने आइडियल आइन की रोशनी में धर्म को फर्द का जाती मामला मानते हुए लिबरल सेकुलर अप्रोच को परवान चढ़ाएं। मजहबी टच और तड़के लगाकर 5 सदी से ऐसी जुनूनियत फैलाकर आपकी हमसायगी में पाकिस्तानी आज किस हाल को पहुंच चुके हैं, इससे आप लोगों को सबक सीखना चाहिए। आज अगर आप लोग अमेरिकन लेवल की सुपर पावर बनने जा रहे हैं तो दिल भी बड़ा करें, छोटी छोटी तंगनाओं से ऊपर उठ जाएं। मरकज ग्रेज तहरीकें बशमूल खालिस्तानी ज़हनियत, अपनी मौत आप मर जाएंगी। एक तवाना, खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत आपसे आप एकता की कामयाबी पर मोहर सब्त कर देगा।